अब पलामू में जो नियुक्तियां हुई थी, लगभग सैकड़ों लोगों की नियुक्तियां हुई थी और उन्हें पहले हाईकोर्ट ने उन नियुक्तियों पर ब्रेक लगाया और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम नियुक्तियों को अवैध करार दे दिया है। उसके बाद से एक चर्चा की शुरुआत हो गई है कि आखिर 3-4 साल जो लोग नौकरी कर चुके थे, उनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी थी, अब वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त मैसेज भी दिया है कि अगर नियमों का उल्लंघन कर कोई नियुक्ति होती है तो उसे संरक्षित नहीं किया जा सकता। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, देखिए, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, और झारखंड में पलामू में जो हुआ, इस तरह की नियुक्तियां और भी जिलों में हुई हैं, लेकिन पलामू में जहां हुई थी नियुक्तियां, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की गाज गिर गई है। सुप्रीम कोर्ट जहां नियमों का हवाला दे रहा है, वहीं एक सवाल यह भी है कि देखिए, झारखंड में नौकरियां नहीं है, नियुक्तियां होती भी हैं तो नियुक्तियां इस तरह से विवादों में आ जाती हैं। नीरज, अभ्यर्थियों का या फिर झारखंड में क्या चर्चा चल रही है इसे लेकर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी नियुक्तियां जो है निकलती है, नियुक्ति होती है, उसके बाद या तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखना पड़ता है, और अगर नियुक्ति नहीं भी हुई हो तो भी मामला जो है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जो है फंस जाता है। ये झारखंड का सिलसिला रहा है, चाहे वो जेपीएससी की जितनी भी अगर बात कर ले, परीक्षाएं हुई हैं उसकी बात कर ले, सिविल सर्विसेज की, या फिर अन्य जो परीक्षाएं हुई हैं उसी की बात कर ले। उसी प्रकार से अन्य भी मामले हैं जो कहीं ना कहीं इसी तरह से मिलता जुलता है, जहां मामला कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट से शुरू होता है और जाकर सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म होता है। कल पलामू का मामला को लेकर जो है मामले को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें जो 2010 में वैकेंसी जो है वो निकाली गई थी, 2017 में परीक्षा ली गई, 2018 में अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, उसके बाद जो है नियुक्तियाँ दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। तो इस तरह का कई मामला है। कल अगर हम जिस तरह से बात कर रहे थे, उसमें जो बड़ा मामला निकल कर ये आया, सामने आया था, और जिसके आधार पर हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की बातों को अगर कहें तो उस नियुक्ति में ये नहीं बताया गया था कि नियुक्ति कितनी होनी है, 10 होनी है, 50 होनी है, 100 होनी है, 1000 होनी है। तो गिनती नहीं था, एक जो नंबर्स होना चाहिए था वैकेंसी का, वो नंबर नहीं था। ये कहीं ना कहीं बड़ा आधार था और इस बड़े आधार को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना था कि नियुक्ति हुई थी, किस आधार पे हुई थी, कितनी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, वो नहीं बताया गया था। तो इस तरह के बहुत सारे लूपहोल्स जो है वो देखने को मिले होंगे। बहुत सारे जो परीक्षा इससे पहले हुई है, ये तो 4th ग्रेड की नौकरी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य जो 2nd ग्रेड की, 3rd ग्रेड की जो नौकरियां होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो गलतियां हैं वो देखने को मिलती है, और लिहाजा जो मामला है वो हाईकोर्ट तक पहुंचता है, हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक का जो रास्ता है वो देखना पड़ता है और अंतिम में होता है नियुक्ति रद्द। और इससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी रहते हैं, जो परीक्षार्थी रहते हैं और जिनकी नियुक्ति होती है, उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उतना समय जो है उनका बर्बाद हो जाता है, उतना समय जो है उसी इंतजार में, उसी आस में रहते हैं, और जब फैसला इस तरह से आता है तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है परेशानी होती है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 तारीख को फैसला सुना है उसमें ये बातें कही गई है कि जो एज बढ़ गया, यानी कि एज में जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं बड़ी राहत वाली बात है। लेकिन जो अन्य चीज़ों नियुक्तियों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं उस इसी से मिलता जुलता रहा है, और झारखंड का कहीं ना कहीं इस पूरे नियुक्ति सिलसिले को लेकर जोड़े तो नाता रहा है, जो अमूमन जो है हमें हर साल देखने को मिलता है। उधर चलिए, हम बात करने का प्रयास करेंगे जो पीड़ित हैं इस पूरे प्रकरण के, जो नौकरी कर रहे थे। अनिमेष मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिमेष जी, आपका न्यूज बाइस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। अनिमेष जी, जिस तरह से ये निर्णय आया है उसके बाद एक बड़ा सवाल है कि आप लोग जो वहां नियुक्त थे, जो नौकरियां कर रहे थे, आज बेरोजगार हो गए हैं। आखिर क्या कुछ हुआ, किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? जी मेरा सर सिर्फ एक ही कहना है इसमें। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया विज्ञापन को लेकर के, जी मेरा सर उस पे टिप्पणी करने से पहले मैं पूरी प्रक्रिया को आपको मैं बताना चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे पीड़ित हूँ जी। और जब से ये बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेकर के अभी तक अगर पूरी बात को अगर समझना है सर जी, तो ये बहाली प्रक्रिया विज्ञापन 2010 में निकला जी, जिसमें बहस के दरमियान कोर्ट ने भी ये
सख्त और तल्ख टिप्पणियां की थी जी। कि 2010 का विज्ञापन 2017, 7 साल आपने किसके लिए इंतजार किया। जी। ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी को दर्शाता है सर। जी। और ये विफलता को भी दर्शाता है। इसके बाद मेन लिटिगेशन जो है सर, वो शुरू होता है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। जी। 5 नवंबर 2017 को जो मूल परीक्षा आयोजित की गई थी, जी। उसमें जिला प्रशासन को अलग अलग सोर्स से, अलग अलग स्रोतों से कदाचार बरतने का आरोप मिलता है। जी। 361 लोगों का रिजल्ट प्रकाशन किया जाता है। जी। 361 लोगों का रिजल्ट प्रकाशन से मिनिमम एक कट ऑफ मार्क्स तय किया जाता है सर, जी। जिसमें 35 मिनिमम अंक जो लाए हैं उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। जी। काउंसलिंग ओनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी। तो हर एक कैंडिडेट्स को काउंसलिंग का चिट्ठी 842/2017 जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय करके उसको जारी किया जाता है। जी। हर एक कैंडिडेट्स को, उम्मीदवार को वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनके घर तक जाती है। जी। काउंसलिंग बुलाते हैं, वहां पे जिला स्थापना चयन समिति जी। बैठक करती है, कमेटी गठित करती है, कमेटी गठित करके टेस्टिमोनियल वेरिफिकेशन किया जाता है। जी। उसमें कुछ गड़बड़ी किया गया, किसके द्वारा गड़बड़ी किया गया, कौन गड़बड़ी किया गया, जी। इस पे भी हम नहीं जाना चाहते हैं। जी। उसमें फिर से एक जांच किया, जांच में कुछ कैंडिडेट्स सही पाए गए। जी। जो कैंडिडेट्स सही पाए गए उस चयन प्रक्रिया में जी। उनका प्रथम पैनल सूची जारी किया गया, जी। जिसमें 139 लोगों को नियुक्त किया गया। जी। उसमें से 361 में से सर जी। 259 कैंडिडेट्स टर्न ही नहीं हुए। जी। अब क्यों टर्न नहीं हुए, एक बहुत बड़ा सवाल है सर। जी। जिला स्थापना चयन समिति 8 मार्च 2018 को फिर कमेटी गठित करती है। जी। और कमेटी गठित करके जो 259 कैंडिडेट्स जी। अपीयर नहीं होते हैं उस चयन प्रक्रिया में, जी। उनका कैंडिडेचर को निरस्त कर दिया जाता है। जी। उसी दरमियान 62 लोगों पे FIR दर्ज होती है। जी। और उनको जेल भेज दिया जाता है। जी। उसी में से कुछ कैंडिडेट्स हाई कोर्ट में जाते हैं इस इन बिटवीन चयन प्रक्रिया के दरमियान। जी। 2017 जिन में 62 युवाओं को जेल भेजा गया, तो वो किस आरोप में भेजा गया था? वो कदाचार के आरोप में भेजा गया था सर। जी। ये माल प्रैक्टिस किए हैं और गलत तरीके से क्वेश्चंस को सेट के माध्यम से ये अपना नंबर्स या अंक हासिल किए। ठीक है, कदाचार का आरोप लगता है, उनपे FIR होता है, जो भी धारा जिला स्थापना को लगाना होता है लगाता है। जी। फिर मेन लिटिगेटेड मैटर सर 2017 में इन्हीं के द्वारा रीट एक याचिका दायर की जाती है माननीय उच्च न्यायालय में। जी। हाईकोर्ट में जब रीट होती है जी। तो उसमें हाईकोर्ट रीट ऑर्डर में एक ऑर्डर पास करता है, फाइनल ऑर्डर में, जो 12 सितंबर 2018 को पास करता है। जी। सर मेन जो विवाद स्थिति और विवाद शुरू होता है सर, यहीं से शुरू होता है। जी। इसको आप लोगों के माध्यम से सर बहुत समझने का जरूरत है और आप लोगों को सरकार तक पहुंचाने का भी जरूरत है जी। कि इसमें आखिर विफलता किसकी और कमी किसकी है, जिससे इतने सारे लोग बेरोजगार हैं और इतने सारे लोग फिर से रोड पे आ गए इस बेरोजगारी के माहौल में भी और इस बेरोजगारी के तंज में। जी। 2018 में रीट झारखंड उच्च न्यायालय 6709/2017 रीट में एक ऑर्डर पास करता है। जी। उसमें ये ऑर्डर पास किया जाता है सर जी कि 5 नवंबर 2017 को जो लिखित परीक्षा आयोजित की गई है जी उसमें प्राप्त अंक के आधार पे आप पैनल का निर्माण कीजिए। जी हम लोगों की जो नियुक्ति हुई जो 139 लोग हैं, जिसमें डेली वेजर जो दैनिक वेतनभोगी जिला स्थापना जिला कार्यालय के अलग अलग विभागों में कार्यरत थे कई वर्षों से, जी उनको शामिल करते हुए 139 लोगों का प्रथम पैनल बनाया जाता है। जी जिसमें जिला स्थापना चयन समिति में जितने सारे लोग हैं उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में उसका गठन होता है। उसमें उपायुक्त महोदय अध्यक्षता करते हैं जी जिसमें जो भी कमेटी में लोग हैं सबका साइन होता है जी और उसमें ये लिखा जाता है सर उस प्रोसीडिंग में कि ये 139 लोगों का प्रथम पैनल है। जी ध्यान से सुनिएगा सर इसको। जी
ये प्रथम पैनल की सूची प्रकाशित की जाती है। फिर हाईकोर्ट का जो आदेश आता है या माननीय न्यायालय का जो आदेश आता है उसके बाद दूसरी सूची जारी की जाती है, जिसमें 259 कैंडिडेट जो चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं और जिसपे 62 कैंडिडेट्स पे FIR दर्ज की जाती है, उनका कैंडिडेचर को निरस्त किया जाता है। इसके बाद सर नौकरी हम लोग करने लग जाते हैं। रीट कोर्ट का ऑर्डर फिर आता है 18 में। 18 में रीट कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें ये बोला जाता है, सिंगल जज का जो ऑर्डर था सर, उस सिंगल जज के ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया सरकार ने। तो सिंगल जज के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं थे, तब डबल बेंच में गए, डिवीजन बेंच में गए। डिवीजन बेंच में भी इन्होंने यही कहा कि मैं लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर ही नियुक्ति किया हूँ। वहां पे सर सरकार भी फेलियर होती है रीट कोर्ट को बताने में, डिवीजन बेंच को बताने में, और डिवीजन बेंच भी कहीं ना कहीं सर चूक होती है। और ये मान लिया जाता है कि जो भी चयन प्रक्रिया अपनाया गया है जिला स्थापना के द्वारा, वो साक्षात्कार में अंक देकर के ही नियुक्ति की गई है। लिटिगेटेड मैटर यहीं से शुरू होता है। और उस रीट कोर्ट में जो ऑर्डर पास होता है सर, उस रीट कोर्ट में बोलता है कि किसी को आप हटाने का कोई ऑर्डर नहीं आता। फिर हम लोग जब इससे प्रभावित होते हैं सर, फिर हम लोग जाते हैं जिला स्थापना समिति में। हेलो जी। तो जिला स्थापना समिति बोलता है कि नहीं, हाईकोर्ट ने आपको रखने के लिए भी नहीं कहा है। तो हम लोगों ने बोला कि सर हटाने के लिए भी नहीं कहा है। फिर इस तरह से मामला चलते चलते चला जाता है सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, लिटिगेटेड मैटर होते होते। और सर्वोच्च न्यायालय में जब जाता है, उस समय DY चंद्रचूड़ CJI हुआ करते थे, जिस समय हम लोगों ने वहां पे अपील किया था SLP के माध्यम से। तो वहां पे सर जब कुछ मैटर हमारा एडमिशन होता है, एडमिशन के टाइम में जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर का ऑब्जर्वेशन होता है वो आता है इनके पास, नोटिसेस आते हैं इनके पास, नोटिसेस का जवाब देते देते यहाँ तक 2024-25 तक मामला चला जाता है। इस बीच में सर पिछले साल अप्रैल और मई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मेडिएशन के लिए इस केस को भेजा जाता है सर जिला स्थापना चयन समिति को। ठीक है कि इस केस में मेडिएशन हो जाना चाहिए। हम लोग जितने पीड़ित लोग थे सर, जो सर्वोच्च न्यायालय में SLP के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे थे, फिर जाते हैं स्थापना समिति के पास, बोलते हैं कि इसमें हम लोगों को नौकरी दे दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सीधा सीधा इन्होंने बोल देता है कि चूंकि मेरे पास मात्र 255 रिक्ति है, जिसमें 253 की नियुक्ति की जा चुकी है, मेरे पास कोई रिक्ति नहीं है, मैं आपको नियुक्त नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब ये है सर कि अगर आपके पास रिक्ति होती तब आप मुझे नियुक्त कर लिए होते। रिक्ति का ना होना किसका फेलियर है सर? ये तो सरकार की फेलियर है। लेकिन फिर वो रिक्तियां कहाँ गई जो रिक्तियां थी आप लोगों के हटने के बाद? हेलो जो वो खाली पद थे, वो फिर वो खाली पद कहाँ गए? वो खाली पद सर, ये तो स्टेट रेस्पोंडेंट ने बेहतर जानेगी सर। ये तो स्टेट रेस्पोंडेंट का सवाल है कि वो खाली पद गया कहाँ। बिल्कुल, खाली नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये स्टेट रेस्पोंडेंट का क्वेश्चंस बनता है सर। ये मेरा क्वेश्चंस नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है सर सरकार से कि इस तरह के उदासीन रवैये के कारण आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है वो विज्ञापन से संबंधित आदेश आया है। जिस समय विज्ञापन निकला सर, उसमें किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञापन में सीटों का होना, आरक्षण रोस्टर का पालन होना, SC ST कितने कैटेगरी में कितने लोगों को नियुक्त किया जाएगा, कितना अनारक्षित को नियुक्त किया जाएगा, ये सारी चीजों का ब्यौरा नियुक्ति प्रक्रिया में होना जरूरी है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है। उसने यही कहा अपना ऑब्जर्वेशन में, चूंकि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तो मैं इसको चुपचाप नहीं रह सकता हूं। तो इसमें कोर्ट ने इनको मौका भी दिया था मेडिएशन करने का। इन्होंने अपनी हठ धर्मिता की वजह से और उदासीन रवैये की वजह से ये मेडिएशन के लिए तैयार नहीं हुए।
उसके बाद रीट कोर्ट भी एक ऑर्डर पास किया था सर, जिसमें इनको एकोमोडेट करने का मौका भी दिया था कि जितने सारे पिटिशनर्स हम लोग हाई कोर्ट में रीट किए थे उसमें इनको समायोजित कर लिया जाए, वहां भी इन्होंने नहीं किया। तो कोर्ट के तरफ से इनको बार बार मौका दिया गया, इनकी सिर्फ लापरवाही की वजह से आज ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई है सर। बिल्कुल, यानी इसको समझा जा सकता है कि वो पद जो खाली थे वो खाली ही रह गए और जिला स्थापना या उपायुक्त कार्यालय की तरफ से कह दिया गया कि हमारे पास रिक्तियां ही नहीं है। राइट सर। जब मैं आपको एक और इसमें ऐड करना चाहता हूं अपना बात सर। जब इन्होंने बोला कि रिक्ति नहीं है, हमने आरटीआई के माध्यम से रिक्ति किया, हमने आरटीआई के माध्यम से ये मांगा कि उस परीक्षा में, उस पर्टिकुलर परीक्षा में साक्षात्कार हुआ है नहीं हुआ है। इन्होंने जिला स्थापना समिति ने सर जवाब दिया मुझे, आरटीआई मैं अपने पास रखा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में एनेक्स्ड भी किया हूं उसको। ये बोलते हैं कि उस विज्ञप्ति में किसी तरह का कोई साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया गया। ये बात कहां से निकलती है कि सर साक्षात्कार हुआ? ये किसका फेलियर है? ये सरकार की पूरी जवाबदेही बनती है और सरकार की पूरी लापरवाही बनती है। मैं ये कहना चाहता हूं सर, एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक कैंडिडेट होने के नाते, और ये सिर्फ 300 लोगों का नौकरी नहीं गया सर, 300 लोगों का परिवार का नौकरी गया, रोजगार का नौकरी गया, उनकी लाइवलीहुड का प्रश्न है। ये सरकार को पूछना चाहिए सर आप लोगों को। बिल्कुल, अब हम पूछेंगे, लेकिन आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, ये तो हम समझ रहे हैं कि अगर स्थापना या फिर उपायुक्त कार्यालय या सरकार की तरफ से अगर प्रयास होता, अगर वो चाहते, तो आज ये नौबत नहीं आती। हम साफ साफ समझ सकते हैं कि गलती कहां हुई है, लेकिन अब आप लोगों की मांग क्या है इस मामले पर? राइट। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो आदेश दिया सर्वोच्च न्यायालय माननीय होते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं सर, मैं टिप्पणी कोई कर भी नहीं सकता है। लेकिन ये स्थिति आज ये उत्पन्न हुई है, किसकी वजह से आज स्थिति उत्पन्न हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है सर। आज उनको तो कुछ नहीं हुआ सर, जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए थी? कैंडिडेट्स के लिए नौकरी आपने दिया, किसी को 3 साल नौकरी करवाया, किसी को 4 साल नौकरी करवाया, किसी को 1 साल नौकरी करवाया। 139 लोग थे जो नियुक्त हुए थे। ये सर जो नियुक्त हुए थे वो कुल 139 लोग थे। राइट सर। बिल्कुल, तो अब क्या सरकार से मिलेंगे आप लोग? सरकार से मैं आप लोग अब डायरेक्ट, तो आप लोग चैनल हैं सर, आप लोग ये न्यूज चैनल हैं, और हमारी बातों को अगर सरकार तक पहुंचाएंगे तो बिल्कुल हम मिलेंगे। और सरकार को इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। इतने लोगों की रोजी रोजगार की बात है सर, और बड़े पैमाने पे नियुक्ति की बात है। झारखंड में तो हर नियुक्ति फंसती ही जा रही है। बिल्कुल, और आप लोगों ने परीक्षा देकर बाकायदा साक्षात्कार वेरिफिकेशन के बाद जब नौकरियां मिली थी, और इस तरह से होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उस वक्त सरकार की तरफ से या उपायुक्त कार्यालय की तरफ से तथ्यों को सही तरीके से नहीं रखा गया, और इसका खामियाजा आप लोगों को उठाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट से लेकर के सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पूरे तथ्य को कभी भी सही तरीके से नहीं पेश किया गया, सही तरीके से नहीं रखा गया। और जिस साक्षात्कार की बात मैं फिर से सर रोकना चाहूंगा, साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, सिर्फ टेस्टिमोनियल वेरिफिकेशन हुआ है, और ये जांचा गया है कि कौन राइट कौन रॉन्ग कदाचार हुआ है। वो एक प्रक्रिया था, प्रोसेस था। उस प्रोसेस में जो लोग आए उनको नौकरी मिली, जो लोग नहीं आए, वो जो 259 की कैंडिडेचर को कैंसिल किया, किसने कैंसिल किया? और जो 842, जो बहुत सारा इसमें है सर टेक्निकलिटी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर अपनी बातों को रखूंगा आपके माध्यम से सरकार तक। चलिए, हमारी तरफ से भी कोशिश होगी कि हम आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, और न्यूज बाइस्कोप के जरिए आप लोगों को इंसाफ मिले, कम से कम सरकार जल्दी से एग्जाम ले ले और आप लोगों को रोजगार मिले, ये हमारी कोशिश होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीरज, अभी अनिमेष मिश्रा जी थे। देखिए, कुल मिलाकर नीरज, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, उपायुक्त कार्यालय की तरफ से गंभीर गलतियां हुई हैं, और वही खामियाजा आज इन युवाओं को उठाना पड़ रहा है कि रोजगार पाने के बावजूद आज बेरोजगार हो गए, और उम्र के इस दौर में आकर एक बार फिर से ये हताश निराश होते दिखाई दे रहे हैं। नीरज,
बिल्कुल, देखिए मैंने यही बात कहा था कि जो पेंडिंग रिजल्ट हो जाता है या फिर इस तरह के मामले जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है उलझ जाता है और उसके बाद खामियाजा जो है इन जैसे अभ्यर्थियों को और जो नियुक्त हो चुके जो कर्मी हैं उनको उठाना पड़ता है। हालांकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पूरी नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी गई है। अब फिर से नियुक्ति की जो है प्रारंभ किया जाएगा और प्रक्रिया जो है फिर से रिपीट किया जाएगा और उसी प्रक्रिया के तहत जो है उन्हें फिर से गुजरना होगा। उसके साथ साथ नए लोग जो हैं अब उस प्रक्रिया में आएंगे, वो भी अप्लाई करेंगे और जो अब जो है एलिजिबिलिटी के तहत आएंगे, जो एग्ज़ाम निकालेंगे, अब उन्हें ही नौकरी दिया जाएगा। तो अब जो है अब नए तरीके से नए सिरे से जो है तमाम प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। अब इनका देखने वाली बात होगी क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलता है या फिर इनके जो कह सकते हैं एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में किस तरह से ये अपना प्रदर्शन करते हैं, उसके आधार पर ही अब डिपेंड करता है कि आगे इनकी नियुक्ति होगी या फिर नहीं होगी। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये भी एक झारखंड की विडंबना है कि नियुक्तियां सरकार की तरफ से की जाती हैं और जब तथ्यों को सही तरीके से अदालत में नहीं रखा जाता है तो किस तरह की परिस्थितियां आती हैं ये समझा जा सकता है। क्योंकि जब आपने नियुक्तियां ली हैं, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि तथ्यों को सही तरीके से रखा जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है और किस तरह से जो युवा बेरोजगार हुए हैं उन्हें राहत पहुंचाती है।